नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आगे वाले वीडियो के अंदर हमने कोशिका रचना के अंदर तीनों भाग देख लिए, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब आज की वीडियो के अंदर हम कोशिका द्रव्य के अंदर जो 6 अंगक है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो मित्रों पहले देखते हैं। तो पहले नंबर पे है अंतःद्रव्यी जालिका। तो अंतःद्रव्यी जालिका को इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलावा अंतःद्रव्यी जालिका को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो अंतःद्रव्यी जालिका जो है इनको दो प्रकार की होती है। पहला है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और दूसरा है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। तो पहले हम देखते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। और ये चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है SER। इनके अलावा हम कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाम से ही पता चल जाता है स्मूथ, यानी कि ये कैसी है, चिकनी है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है। तो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो झिल्ली की और नलिकाओं की बनी होती है और ये लिपिड बनाने में मदद करती है। तो मित्रों ध्यान रखना है कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो लिपिड बनाने के लिए मदद करती है। इनके अलावा इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, पर राइबोसोम्स की मात्रा बहुत कम होती है। तो मित्रों चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है इनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये अंतःद्रव्यी जालिका नलिकाओं और झिल्ली की बनी होती है और इसके अंदर ये लिपिड बनाने के लिए मदद करती है और इसके अंदर राइबोसोम्स की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। चलो उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। और खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका को इंग्लिश में कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलावा शॉर्ट में हम लिख सकते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाम से हमें पता चल जाता है कि उनकी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। चलो अब देखते हैं कि ये सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। तो मित्रों ध्यान रखना कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो थी वो झिल्ली और नलिकाओं की बनी थी और ये खुरदरी जो है सिस्टर्नी और नलिकाओं की बनी होती है। और खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, यानी कि वो प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मदद करती है। और इनमें राइबोसोम्स कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो मित्रों याद रखना कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका जो है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। इनके अलावा कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका मदद करती है। इनके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स की मात्रा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो राइबोसोम्स के बारे में अभी थोड़ा बता देते हैं कि राइबोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका के अंदर राइबोसोम्स की मात्रा कैसी है, अधिक है, जिसके कारण खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका के अंदर प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और उसी प्रकार आगे हमने देखा कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है उसके अंदर राइबोसोम्स की मात्रा कैसी है, कम है, जिसके कारण चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के अंदर ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। वहीं पे क्या होता है, तो लिपिड का संश्लेषण होता है। तो मित्रों यहाँ पे चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि जो लाल रंग का है वो है कोशिका का केंद्रक और केंद्रक के बाहर ब्लू रंग जैसा थोड़ा दिखाई देता है, मतलब ये केंद्रक के बाहर जो ब्लू रंग जैसा है इनको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इनके अलावा न्यूक्लियर झिल्ली और उसके बाहर हमें
ये जो नलिका में रचना दिखाई देती है पीले रंग की है, इनको हम बोलते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। इनके अलावा कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मित्रों यहाँ पे चित्र में जो चित्र दिखाई देता है वो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इनकी सतह के ऊपर हम देख सकते हैं कि जो पीले रंग के छोटे छोटे बूंद दिखाई देते हैं और ये बूंद को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो यहाँ पे सतह के ऊपर राइबोसोम्स की मात्रा, मतलब ये पीले बूंद जो है उनकी संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है। तो मित्रों यहाँ पे पहला पॉइंट पूरा होता है अंतःद्रव्यी जालिका। चलो इसके बाद अंतःद्रव्यी जालिका जो है उनके हम कुछ कार्य देख लेते हैं। तो यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती है। तो अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो कोशिका द्रव्य में से केंद्रक की ओर और केंद्रक में से कोशिका द्रव्य की ओर परिवहन का कार्य करती है। चलो इनके अलावा ये जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध करती है। तो कोशिका के अंदर जितने भी जैव रासायनिक क्रिया होती है तो उनके लिए ये अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो स्थान उपलब्ध कराती है। चलो इसके बाद तीसरा पॉइंट है अंतःद्रव्यी जालिका ये वसा, स्टेरॉयड, कोलेस्टेरॉल के पाचन के लिए मदद करती है। तो हमारे कोशिका के अंदर जो वसा यानी कि चर्बी है, स्टेरॉयड है, कोलेस्टेरॉल है, तो ये सभी का पाचन करने के लिए ये अंतःद्रव्यी जालिका मदद करती है। चलो इसके बाद चौथा पॉइंट है एक कोशिका में विष तथा दवा को खत्म करने में मदद करती है। यानी कि हमारे कोशिका के अंदर जो विष यानी कि जहर वो सब होता है, विष तथा अन्य दवा जो है इनको खत्म करने के लिए ये अंतःद्रव्यी जालिका मदद करती है। चलो इसके बाद कुछ प्रोटीन और लिपिड के कोशिका झिल्ली का निर्माण किया जाता है और इस निर्माण प्रक्रिया को बायोजिनेसिस कहा जाता है। चलो मित्रों उसके बाद दूसरा अंगक देखते हैं और ये दूसरे अंगक का नाम है गोल्जी उपकरण। तो इनका नाम जो है वह एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर पड़ा है और ये वैज्ञानिक का नाम है कैमिलियो गोल्जी और इनके नाम से ही ये अंगिका का नाम है गोल्जी उपकरण। तो मित्रों गोल्जी उपकरण जो है उनका स्ट्रक्चर यानी कि उनकी रचना किस प्रकार है वो चित्र के अंदर बताया है। तो देखते हैं कि गोल्जी उपकरण ये पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह है। तो मित्रों यहाँ पे देख सकते हैं कि पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का क्या है, समूह है, और ये पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर होती है, मतलब एक दूसरे से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक क्या है, समांतर है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, कुंडिका कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक पुटिकाएं होती है और एक दूसरे से वो कैसी है, समांतर है, और इनको हम क्या बोलते हैं, कुंडिका कहा जाता है। तो मित्रों अब हम देखते हैं गोल्जी उपकरण के कार्य। तो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों को यह पैक करती है। तो अंतःद्रव्यी जालिका इनके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं तो उनके पैकिंग का कार्य करते हैं। तो संश्लेषित पदार्थों का पैकिंग का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी उपकरण। चलो इसके बाद इनका दूसरा कार्य है तो लाइसोसोम्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मित्रों यहाँ पे लाइसोसोम्स, अभी सिर्फ इतना याद रखो, लाइसोसोम्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में हम अगले वाली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है। तो क्या करते हैं, ये पदार्थों को पुटिकाओं में संचित करते हैं और इस प्रकार ये पुटिकाएं बनाते हैं और इनको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे रूपांतरित भी करते हैं। चलो मित्रों उसके बाद तीसरा अंगक देखते हैं। तो तीसरा अंगक जो है उनका नाम है लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स का
दूसरा एक नाम है आत्मघाती थैली। तो मित्रों, आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है आपके लिए प्रश्न, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो वो हम यहाँ पे बता देंगे। तो पहले देखते हैं, लाइसोसोम्स जो है वो गोल्जी उपकरण द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो आगे हमने दूसरा अंगक देखा था गोल्जी उपकरण, और ये गोल्जी उपकरण के अंदर उनके कार्य में हमने देखा था वो क्या करते हैं, लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो गोल्जी उपकरण में से लाइसोसोम्स का क्या होता है, निर्माण होता है, और इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स यानी कि उत्सेचक, और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। ये कोई भी पदार्थ का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं लाइसोसोम्स का कार्य। तो ये कोशिका को साफ करते हैं, मतलब कोशिका के अंदर कोई भी कचरा ये सब आता है तो इनको निकालने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स, यानी कि इनको साफ करने का काम करते हैं। चलो उसके बाद ये कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करते हैं। तो समझ लो कि कोशिका के अंदर कोई भाग टूटा फूटा है तो उनको ये पूरी तरह से इनको क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। चलो उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का भी वो क्या कर देते हैं, पाचन करते हैं। तो कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी पदार्थ हैं तो ये पदार्थों का भी लाइसोसोम्स क्या कर देता है, पाचन कर देता है। तो मित्रों, अब एक क्वेश्चन ये है कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो समझ लो कि कोशिका के अंदर विष या जहर की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये लाइसोसोम्स कोशिका में से बाहर निकल के ये पूरे कोशिका को क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते, मतलब ये पूरे कोशिका को पाचित कर देते हैं, मतलब उनका पूरा मतलब ये कोशिका का पाचन करते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो मित्रों फिर से एक बार बताते हैं, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है, तो उनका रीज़न ये है कि समझ लो कि कोई भी कोशिका है और इसके अंदर विष की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये कोशिका में से लाइसोसोम्स कोशिका में से बाहर निकल जाता है और ये पूरी कोशिका को क्या कर देता है, इनका पाचन कर देता है, जिसके कारण लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। चलो मित्रों, उसके बाद चौथा अंगक की बात करते हैं। तो चौथा अंगक जो है इनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अलावा इनको कहा जाता है कणाप सूत्र। चलो मित्रों, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके दो नाम और लिखे हैं। पहला है पावर हाउस और दूसरा है बिजली घर। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की रचना। तो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की रचना किस प्रकार है। तो यहाँ पे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही उपस्थित होता है। तो मित्रों ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सजीव के अंदर नहीं होता है, और वो सिर्फ कहाँ पे दिखाई देता है, यूकैरियोटिक सजीव के अंदर, और यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी रचना देखी जाए तो वो उसके अंदर दोहरी झिल्ली से बना होता है। जो बाहर वाली झिल्ली है वो कैसी होती है, तो छिद्रित होती है। तो मित्रों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाहरी झिल्ली जो लिखा है वहीं पे छोटे छोटे डॉट किए हैं, मतलब वो क्या बता रहे हैं, तो बाहर वाली झिल्ली कैसी है, छिद्रित है, मतलब उसके अंदर छेद होते हैं। उसके बाद अंदर की ओर जो यानी कि भीतरी झिल्ली जो है वो कैसी होती है, वलित होती है। तो वलित यानी कि बाजू में एक हमने ड्रॉ करके बताया भाई, इस प्रकार की रचना जो होती है वो है वलित, बराबर। तो भीतरी झिल्ली जो है उनकी रचना कैसी होती है, वलित, यानी कि यहाँ पे जो हमने बाजू में बताया इस प्रकार की रचना होती है। चलो उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो उनके
अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनके अलावा इसके अंदर हमें डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी दिखाई देता है। चलो अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ये है कि वो क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और वो किस स्वरूप में, तो एटीपी के स्वरूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, बिजली घर या पावर हाउस। तो मित्रों एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर या पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका मुख्य कार्य है कि ऊर्जा को वो क्या करता है, उत्पन्न करता है। और ये ऊर्जा हमें एटीपी के स्वरूप में, तो आगे हम बात कर चुके थे एटीपी के बारे में। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, तो एटीपी के स्वरूप में ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्तिघर या पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना क्या होता है, डीएनए होता है, उनके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। चलो मित्रों उसके बाद पांचवा अंगक है प्लेस्टिड। इनके अलावा इनको हम बोलते हैं लवक। तो मित्रों ध्यान रखना कि प्लेस्टिड या लवक जो है वो सिर्फ पादप यानी कि वनस्पति के अंदर या पादप कोशिकाओं में ही होता है। ध्यान रखना कि प्लेस्टिड जो है हमें सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही दिखाई देता है, यानी कि जितने भी जीव है वो सभी के अंदर ये प्लेस्टिड नहीं होता है। सिर्फ पादप यानी कि वनस्पति कोशिकाओं के अंदर ही प्लेस्टिड दिखाई देता है और इनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। चलो अब देखते हैं कि प्लेस्टिड के मुख्य कितने प्रकार है। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो तीनों को देखते हैं हम। तो पहले बात करते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये सफ़ेद रंग के होते हैं और जमीन के नीचे वाले कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो मित्रों कोई भी वनस्पति को हम देखते हैं तो जमीन के नीचे वाला जो भाग होता है तो वहीं पर क्या होता है, मूल होते हैं। तो मूल के अंदर ये सफ़ेद रंग के जो होते हैं वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो मूल के अंदर यानी कि मूल के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं तो वो कोशिका के अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट नाम के लवक पाए जाते हैं। चलो उसके बाद दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है लाल व भूरे रंग के होते हैं और तने वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो मूल के बाद ऊपर की ओर आता है तना। तो तना के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं तो ये सभी कोशिका के अंदर हमें ये लाल रंग के क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। चलो उसके बाद तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है हरे रंग का होता है और ये ऊपरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ऊपरी कोशिका यानी कि वनस्पति के अंदर सबसे ऊपर वाला भाग यानी कि पत्ती वाला जो भाग है उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं तो वो सभी कोशिका के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये हरे रंग के हमें क्या दिखाई देते हैं, ये हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं और जिसके कारण वनस्पति के अंदर हरा रंग होता है। चलो मित्रों अब देखते हैं प्लेस्टिड के कार्य। तो हमने देखा था 3 प्लेस्टिड के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, जिसमें से क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है इनका कार्य क्या है वो देखते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है ये सूर्य तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट सूर्य तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और एक क्रिया के दरमियान क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। चलो उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो है उनका कार्य। तो ल्यूकोप्लास्ट ये प्रोटीन, तेल तथा वसा का भंडारण करता है यानी कि इनका संग्रह करता है। तो मित्रों
प्लेस्टिड जो है इनको एक और नाम है, तो प्लेस्टिड का नाम है रसोई घर। तो मित्रों ध्यान रखना कि प्लेस्टिड को रसोई घर क्यों कहा जाता है। तो प्लेस्टिड के कार्य के अंदर हमने देखा कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सूर्य तथा CO2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया करते हैं, और ये प्रक्रिया के दरमियान क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो वहीं पे भोजन बनता है जिसके कारण इनको बोला जाता है रसोई घर। चलो मित्रों, उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट 6 नंबर पे हम देखते हैं रसदानियाँ। तो रसदानियाँ जो है इनका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा है रिक्तिका। तो रसदानी का दूसरा नाम क्या है, रिक्तिका। चलो अब देखते हैं रसदानियाँ। तो रसदानियाँ ठोस व तरल पदार्थों को संग्रहित थैलियाँ होती हैं। तो मित्रों ध्यान रखना कि रसदानी क्या है, ठोस तथा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियाँ होती हैं, और इनका आकार पादप कोशिकाओं में बड़ा और जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। तो मित्रों ध्यान रखना कि रसदानी जो है पादप यानी कि वनस्पति कोशिकाओं के अंदर वो कैसी होती है, बड़ी होती है, और जंतु कोशिकाओं के अंदर ये छोटी होती है। तो मित्रों वनस्पति कोशिका के अंदर ये बड़ी क्यों है, उनका रीज़न बता देते हैं कि रसदानी का मुख्य कार्य क्या है कि ये खुराक को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो वनस्पति अपना खुराक खुद बनाती है, और इनका मतलब वहीं पे कि खुराक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उनको संग्रह करने के लिए भी जगह क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो उसके कारण वनस्पति कोशिकाओं के अंदर ये रसदानी की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये कैसी होती है, बड़ी होती है, और जंतु कोशिकाओं के अंदर ये छोटी होती है। चलो उसके बाद एक कोशिका जीव जैसे अमीबा की रसदानी में खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। चलो अब देख लेते हैं रसदानी के कार्य। तो ये विभिन्न पदार्थ के संग्रह का कार्य करती है। तो मित्रों जैसे कि यहाँ पे बताया कि अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड, शर्करा यानी कि ग्लूकोज, कार्बनिक अम्ल, इनके अलावा प्रोटीन, तो ये सभी को संग्रह करने का कार्य किसका है, रसदानी का है। चलो इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। तो इनका दूसरा कार्य है कि कोशिका को वो क्या करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। चलो उसके बाद तीसरा है अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं। तो आंतरिक जल यानी कि जल की मात्रा इस कोशिका के अंदर ज़्यादा है, तो ये जल को, इनके अलावा कचरा है, तो ये सभी को कोशिका में से बाहर निकालने का मतलब कोशिका में से ये पदार्थ या जल को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, रसदानियाँ करती है। चलो उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम्स। तो आगे बताया था कि राइबोसोम्स क्या है। तो मित्रों अब देख लेते हैं कि राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स ये सूक्ष्म कण है जो एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करता है। मतलब राइबोसोम्स क्या है, सूक्ष्म कण है, और ये एमिनो एसिड में से क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम्स द्वारा ही किया जाता है। तो मित्रों आगे हमने देखा था कि गोल्जी उपकरण जो है उसके अंदर इनके ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखा था कि उनके सतह के ऊपर क्या थे, राइबोसोम्स थे। और ये राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण का काम करते हैं। इसके बाद ये अंतःद्रव्य जालिका की सतह पे होते हैं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इनके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखा था कि वहीं पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये राइबोसोम्स प्राप्त होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। तो स्वाध्याय के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अलग से फेयर नोट के अंदर लिखना है। आभार।